हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस 2 मिलियन पर। जैसे कि बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक दोस्तों, आज इस वास्तविक संख्या का हम क्वेश्चन नंबर 1 से यानी विस्तार से देखेंगे। ठीक, तो चलिए बात करते हैं प्रश्नावली के बारे में। तो प्रश्नावली में सबसे पहले दोस्तों यह है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग को नॉलेज होना चाहिए कि वास्तविक संख्या होती क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में पढ़ने के बाद ही आप 10th क्लास में वास्तविक संख्या के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ठीक, तो बहुत से टीचर आपको ऐसा मानकर चलते हैं कि आप 9th क्लास में यानी 9वीं कक्षा में आप वास्तविक संख्या पढ़ लिए हैं, परिमेय पढ़ लिए हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग को नॉलेज होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज थोड़ा सा हम झलक दिखा रहे हैं आप लोग को वास्तविक संख्या के बारे में, शायद आप लोग के दिमाग की बत्ती जल जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संख्याएं। दोस्तों, संख्याएं कितनी होती है? तो संख्याएं होती है 2। एक होती है वास्तविक संख्या। संख्याएं होती हैं दोस्तों 2। फर्स्ट मेरा होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। फर्स्ट होता है वास्तविक संख्या और सेकंड होता है मेरा काल्पनिक संख्या। हाँ, हिंदी में कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप लोग मजाक मत उड़ाना कि मास्टर को हिंदी नहीं आ रहा लिखना, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक ना। तो काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, ये काल्पनिक संख्या जो है इसको बोलते हैं इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर, यानी कि इमेजिनरी नंबर इसको इमेज किया जाता है। देखिए, ये जो काल्पनिक संख्या है इसको ना 9th क्लास में पढ़ना है और ना ही 10th क्लास में पढ़ना है। ये आप जाएंगे 11वीं कक्षा में तो इसका एक अलग से चैप्टर है सम्मिश्र संख्या, उसमें आपको पूरा डिटेल्स में काल्पनिक संख्या के बारे में पता लगेगा। तो ठीक, तो इसका यूज 10 क्लास में नहीं है, इसलिए हम काल्पनिक संख्या के बारे में बात नहीं करेंगे। यूज है पूरे चैप्टर में, यानी पूरे 10 क्लास में हमको पढ़ना है केवल और केवल वास्तविक संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, अब चलिए वास्तविक संख्या होती क्या है, वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आती है, एक एक बारे में हम सब संख्या के बारे में जानते हैं। ठीक, देखिए, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसके अंदर काल्पनिक को छोड़कर बाकी जितना सारी संख्या है सब आ जाए। मोटा मोटी लैंग्वेज में हम बता रहे हैं दोस्तों, काल्पनिक वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके अंदर काल्पनिक को छोड़कर बाकी जितना सारी संख्या है उसके अंदर समाहित हो, उसके अंदर आ जाए, उसे ही हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे देखिए दोस्तों, सबसे पहला अगर हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्या में, तो फर्स्ट मेरा हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या, उसके बाद हो जाएगा पूर्ण संख्या, उसके बाद हो जाएगा पूर्णांक संख्या, उसके बाद हो जाएगा मेरा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, मेरा आ जाएगा इसमें विषम संख्या। इसके अलावा भाज्य संख्या के अलावा आ जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक, यानी कि जितनी सारी संख्याएं हैं ये सब किसके अंदर आती हैं दोस्तों? तो बोलेगा गुरुजी वास्तविक संख्या के अंदर। ठीक ना। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या, जितनी सारी संख्याएं हैं काल्पनिक को छोड़कर सब किसके अंदर आती है? वास्तविक संख्या के अंदर। दोस्तों, इन्हीं सब संख्याओं के बारे में हमें 10th क्लास में पढ़ना है। तो एक एक करके अगर हम परिभाषा की बात करें तो शायद आप लोग, ये तो सब नॉर्मल चीज़ है, 5 क्लास 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, तो शायद हम ऐसा मान कर चल रहे हैं कि आप लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में आप लोग को पता होगा, सम विषम भाज्य अभाज्य परिमेय अपरिमेय के बारे में पता होगा दोस्तों। तो ठीक ना। देखिए, प्रकृति किसे कहते हैं? देखिए, जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाए, यानी कि गिनती की वे सारी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक, उस संख्या को बोलते हैं प्रकृत संख्या। अब देखिए, उसके बाद अब आता है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या उसको बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर की परिभाषा होता है दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर दो। प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को शामिल कर देने से वो संख्याएं बन जाती है पूर्ण। ठीक, यानी कि गिनती की वे सारी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक, जान गए आप लोग, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनफिनाइट तक। हाँ, अब उसके बाद जो तीसरा संख्या है मेरा पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिसके अंदर जीरो भी आए, पॉजिटिव संख्या भी आए और पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव संख्या भी आए, उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। यानी कि वैसी संख्या जिसमें जीरो के अलावा धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं सब शामिल हो उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर नंबर। परिमेय अपरिमेय आप लोगों को पता होगा कि वैसी संख्या जिसे माने कि वैसा पूर्णांक जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं परिमेय संख्या, जहाँ p और q दो क्या है, पूर्णांक है। और p और q का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा इस बात को, हम ऐसे बता दे रहे हैं, ठीक ना। अगर आप लोग को ज़्यादा दिक्कत होगा तो कमेंट में करिएगा आप लोग, तो हम अलग से संख्या के बारे में वीडियो बना देंगे। हाँ, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दोस्तों उसे कहते हैं अभाज्य संख्या का अंदर रूट चढ़ा दो। अभाज्य संख्या का अंदर रूट चढ़ा देने से संख्या क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या। जैसे अभाज्य संख्या हमारा है 2 5 7 11 13, इस पर हम चढ़ा देंगे बचवा रूट। जैसे ही रूट चढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों ये बन गया अपरिमेय संख्या। क्या बन गया, अपरिमेय संख्या। इसी तरह सम संख्या कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो, जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल हो उसे बोलते हैं सम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः डिविजिबल ना हो। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहते हैं कि वैसी संख्या जिसका जो फैक्टर होता है यानी गुणनखंड कितना, कम से कम 3 गो। मोटा मोटा लैंग्वेज में हम समझा रहे हैं कि अभाज्य संख्या कि वैसी संख्या जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड कम से कम 3 गो, मिनिमम 3 गो होना चाहिए बच्चों, मिनिमम 3 गो होना चाहिए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोलते हैं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड मैक्सिमम 2 गो, 2 गो से ज़्यादा नहीं, 2 गो से ज़्यादा होगा तो भाज्य हो जाएगा ना, 2 गो से ज़्यादा होगा तो मेरा बन जाएगा भाज्य। यानी कि अभाज्य वैसी संख्या जिसका गुणनखंड यानी कि फैक्टर कम से कम नहीं, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 गो, 3 गो ना, 3 गो करेगा तो भाज्य में चल जाएगा। तो देखिए यही सब शॉर्टकट में हम आप लोग को जानकारी दे दिए हैं, ठीक ना। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट वास्तविक संख्या के बारे में। शायद आप लोग को पता हो गया होगा कि वैसी संख्या जिसके अंदर ये सब सारी संख्या आती हैं केवल काल्पनिक को छोड़कर। चलिए अब हम इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं देंगे, अगर डिटेल्स की बात होगा तो अलग से हम एक चैप्टर में वीडियो के माध्यम से आपको हम समझा देंगे। अब चलिए अब बात करते हैं दोस्तों संख्या के जो मेरा चैप्टर है उसके बारे में। तो चैप्टर में सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड विभाजन परिमेय। देखिए ये मेरा हो जाएगा यूक्लिड विभाजन परिमेय। वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या दोस्तों बोलता है मेरा, तो देखिए ये बोलता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे 8वीं क्लास में, ठीक ना, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी इसको हिंदी में लिखते हैं हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मेरा a हो जाएगा भाज्य, a क्या हो जाएगा भाज्य, b मेरा हो जाएगा भाजक, b हो जाएगा भाजक, अब मेरा q हो जाएगा दोस्तों भागफल, भागफल और r हो जाएगा शेषफल। ठीक, देखिए a भाज्य, b भाजक, q भागफल और r शेषफल। समझ में आ रहा है। यानी इसको बोलते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये होता है मेरा यूक्लिड विभाजन परिमेय। अब इस परिमेय की सहायता से मेरे प्यारे बच्चों ज्ञात करना है HCF। अब देखिए इसका कुछ रेंज होता है, इसका क्या होता है रेंज। अब देखिए रेंज का मतलब होता है कि देखिए अब जो R होता है दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, जो R का मान होता है, ठीक, देखिए यहाँ पर रेंज हम लिख दे रहे हैं, कितनी हसरत है हमें तुम
तुमसे दिल लगा। हाँ देखिए दोस्तों, जो इसका रेंज होता है हम यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए, अब एग्जामिनर पूछ देगा कि विकिरण विभाजन परिमेय का रेंज, तो रेंज का मतलब हम कहेंगे दोस्तों, देखिए एग्जाम में आता है ऐसे कि इनमें से कौन सा सही है, इस प्रकार से दे देगा। देखिए ये रेंज का मतलब होता है कि आर का मान कहाँ से कहाँ तक सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए जो आर का मान होगा दोस्तों, बी से हमेशा क्या होगा, बी से हमेशा क्या होगा, देखिए ये बी से हमेशा छोटा होगा, लेकिन जीरो और जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। ठीक, देखिए इसका मतलब कि जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा। जिसके तरफ मुंह खुला होता है दोस्तों वो बड़ा होता है, यानी कि इसका रेंज हो जाएगा आर, यानी आर हमेशा बी से छोटा होगा, लेकिन जीरो या जीरो के बराबर हो सकता है। या तो आर का मान जीरो हो जाएगा, पूर्णतः जब कोई संख्या कट जाएगी तो आर जीरो होगा, और पूर्णतः नहीं कटेगी तो आर का मान जीरो से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन बी से कभी भी छोटा नहीं आएगा दोस्तों। ठीक ना, बी से कभी भी छोटा नहीं आएगा। चलिए ये रेंज हो गया। ठीक, ये आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के बारे में। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग बुक और कॉपी लेकर शायद बैठे होंगे, ऐसा मानकर चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्नावली फर्स्ट यानी 1.1 का जो प्रथम क्वेश्चन है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके क्या करना है हमको, HCF ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात देखिए, अब HCF निकालने के लिए हमेशा दो संख्या दिया होता है। देखिए एक दिया है 135, एक दिया है 225। इसमें एक संख्या एक दूसरी से बड़ी होती है। देखिए इन दोनों में 225 में और 135 में कौन बड़ा है, तो 225 और 135 में मेरा बड़ा है 225, यानी कि इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि 225 बड़ा है 135 से। 225 बड़ा है किससे, 135 से, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, अब देखिए जो बड़ा होता है दोस्तों वो होता है ए, जो छोटा होता है वो होता है बी। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि ए इज ग्रेटर दैन बी, ए इज ग्रेटर दैन बी, यानी ए का मान बी से क्या है, बड़ा है। देखिए अब इसको देखिए दोस्तों, अब ए कौन है इसमें, 225, तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर बी का मान कितना है, 135। ठीक, देखिए ए बड़ा है बी से, ए का मान कितना है 225 और बी का मान 135, तो यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। अब देखिए दोस्तों, अब भाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, भाग। 225 में 135 से भाग लगाएंगे, तब तक भाग लगाते रहेंगे, तब तक भाग लगाते रहेंगे जब तक कि अंतिम शेषफल 0 ना आ जाए। चलिए दोस्तों, अब हम भाग लगा रहे हैं। देखिए 135 दूनी ज़्यादा हो जाएगा, 135 दूनी हो जाएगा 270, तो हमको पता है कि एक बार में जाएगा, कितने बार में, एक बार में। तो 135 से कम 135, शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा 90। कितना, 90। नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो ऐसे भाग लगा लो, 135 में 225, तो एक बार में जाएगा 135, 0 और 12 में से 3 गया 9, ये क्या हो गया, कट गया, यानी कि 90 शेषफल बच्चा एक बार में गया। ठीक, देखिए इसको लिखेंगे चरण 1, चरण 1। ठीक, अभी शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 90 आया, फिर ले जाएंगे। अब लिखेंगे चरण 2, चरण 2, या इसको केस 2 भी लिख सकते हैं। हाँ, इस तरह से एग्जामिनर को दिखाने पर एग्जामिनर समझेगा कि लड़का अच्छा काम किया। अब देखिए दोस्तों, अब 135 और 90, 135 और 90 इन दोनों में कौन सबसे बड़ा है, 135 बड़ा है कि 90 बड़ा है, तो कहेगा कि 135 बड़ा है दोस्तों। तो अब 135 हो जाएगा ए का मान, ये हो जाएगा ए का मान, और 90 हो जाएगा बी का मान। 90 क्या हो जाएगा, बी का मान। अब कटाओ, 90 दूनी कितना होता है, 180, ज़्यादा हो जाएगा ना, एक बार में ले जाओ। 90 एकम 90, तो शेषफल कितना बचेगा, 90 एकम 90, तो शेषफल बचेगा मेरा 45। कितना, 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है दोस्तों, फिर ले जाएंगे, यानी चरण 3, चरण 3। अब देखिए दोस्तों, अब 90 में और 45 में कौन बड़ा है, तो बोलेगा गुरुजी
कि 90 बड़ा है, तो दोस्तों 90 बड़ा है तो 90 हो जाएगा मेरा ए का मान यहाँ आ जाएगा और 45 आ जाएगा बी का मान। ठीक, अब चलिए 45 दूनी 90, शेषफल क्या आ गया 0, पूरा पूरा मेरा डिवाइड हो गया। अब देखिए दोस्तों 45 दूनी 90 पूरा कट का शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो यहीं पर रोक देंगे, अब आगे कोई कार्य नहीं करना है क्योंकि शेषफल मेरा क्या आ गया 0। तो अब लिखेंगे अतः अंतिम शेषफल 0 व भाजक 45 है, 45 है। अतः HCF ऑफ 135, 225 बराबर, दोस्तों अब ये मेरा अंतिम भाजक ही HCF होता है। अंतिम भाजक क्या होता है HCF, यानी अंतिम भाजक कितना है 45, यानी अंतिम बार में कितने से भाग लगाए हैं 45 ले, 90 में किससे भाग लगाए हैं 45 ले, तो यही ना अंतिम भाजक हुआ। तो अंतिम भाजक ही HCF हो जाता है, यही मेरा हो गया आंसर 45। या अगर ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 0 के जस्ट ऊपर वाला ही मेरा हो जाता है HCF। 0 के जस्ट ऊपर क्या है 45, या तो ये 45 लिख दो या ना तो अंतिम भाजक 45 लिख दो, दोनों में से आंसर यही होगा। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों शायद आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक, वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों तो कृपया लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक ना, हाँ हम लोग डिजिटल बोर्ड वाले नहीं हैं, तो कृपया करके हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, ताकि हम लोग भी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएं आप लोग की मदद से। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 196 और हाँ 38,220 इसका निकालना है HCF। देखिए दोस्तों यूक्लिड विभाजन परिमेय से, तो सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। देखिए दोस्तों इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में बड़ा है 38,220, तो लिखेंगे ऐसे कि A इज ग्रेटर दैन B। तो A का मान कितना है, तो ये लिखेंगे इज ग्रेटर दैन 196। ठीक, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। ठीक, देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। तो A मेरा क्या होता है, ये होता है जो बड़ा वाला होता है वही A होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर A। अब B मेरा हो जाएगा कितना, जो छोटा वाला है 196, इसको लिखेंगे चरण 1। ठीक, अब देखिए दोस्तों 196 में हमको 196 से भाग लगाना है 38,220 में, तो कितने बार में भाग लगाएं कि पूरा पूरा कट जाएगा, और नहीं तो नहीं कटेगा तो कुछ ना कुछ शेषफल आएगा ही आएगा। तो चलिए दोस्तों हाँ आप लोग भाग करके देखिए जा, 196 में आप लोग घर पर बैठे बैठे भाग कीजिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर भाग सिखाने लगे तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आप लोग भाग कीजिएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों 195 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 195 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और शेषफल क्या आएगा 0, यानी कि एक ही चरण में समाप्त हो गया, एक ही चरण में क्या हो गया समाप्त हो गया। यानी कि 196 का पहाड़ा 195 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो ये पूरा पूरा कट कर शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः अंतिम शेषफल 0 व भाजक कितना है 196 है, अंतिम भाजक यही ना है 196। तो लिखेंगे अतः HCF ऑफ 196, 38,220 का जो HCF हो जाएगा मेरा हो जाएगा 196। ठीक, हाँ अब ये मत तुम लोग सोचना कि मास्टर कैसे डायरेक्ट कटा दिया 195 बार में, दोस्तों 195 बार ही जाएगा, क्योंकि मास्टर इतना बार इस क्वेश्चन को करा दिया है अपने क्लास में कि मास्टर को याद हो गया है। ठीक ना, तो चलिए आप सब भी इतना बार इस क्वेश्चन को बना लीजिए ताकि एग्जाम में जाते जाते ही क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए पेन फ्री करके। ठीक ना, तो इतना आपको करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन थर्ड, हम आपका बुक लेकर आपका सवाल सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी शायद बुक और कॉपी वगैरह लेकर बैठे होंगे। चलिए 867 और 225,
860 225 का निकालना है HCF यूक्लिड विभाजन परिमेय से। चलिए दोस्तों अब लिखेंगे यहाँ से इन दोनों में कौन बड़ा है, यानी कि A इज ग्रेटर दैन B। दोस्तों A का मान कितना है तो 867 और B का मान कितना है 225, यानी 867 बड़ा है 225 से। तो ये A का मान होगा ना, ये किसका मान होगा A का, ये मान होगा B का। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या कहता है कि A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए A का मान कितना है तो 867, तो लिखेंगे 867, यहाँ लिख रहे हैं 867, अब B का मान हो जाएगा हमारा 225, लिखेंगे इसको चरण 1। चलिए अब 867 में 225 पे भाग लगाना है दोस्तों, कितने बार में जाएगा। अगर हम 3 बार में ले जा रहे हैं दोस्तों, कितने बार में 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 25 3 675 हो जाएगा, 3 दूनी 6 25 3 75 675, ठीक। तो 3 बार हम ले जा रहे हैं, तो जब 675 बार जाएगा तो घटाएंगे तो कितना आएगा शेषफल, घटा लो दोस्तों, तो घटाएगा तुम सब तो आएगा 102, कितना आएगा 102, ठीक 102। अब देखिए अब इन दोनों में और इन दोनों में कौन बड़ा है, तो बोलेगा गुरुजी 225 बड़ा है, तो 225 हो जाएगा A का मान, यानी यहाँ जाएगा 225, ये हो जाएगा 102 हो जाएगा B का मान। इसको लिखेंगे चरण 2, क्योंकि पूरा शेषफल 0 नहीं आया है तो अभी तक प्रक्रिया होता रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरा B का मान, ये बराबर हो जाएगा A का मान। अब 102 दूनी कितना होता है 204, तो 2 बार में ले जाओ, कितना बार में 2 बार में, 2 बार में जाएगा ना, 102 दूनी 204, तो कितना शेषफल बचेगा 225, कितने बार में जाएगा, ये सॉरी 255 है ना यार, हाँ 255 है बच्चों, ये 225 लिख दिए हैं, ये 255 है, यह मिस्टेक हो गया है यहाँ पर 255 है, सॉरी गाइज, यहाँ पर 255 है, हम इसको गलती से लिख दिए हैं। चलिए अब यहाँ पर आ जाएगा मेरा 255, हाँ यहाँ तक ठीक है। अब 102 दूनी, तो 102 में 2 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा 204, तो कितना शेषफल बचेगा तो 51, कितना 51, ठीक ना। हाँ 204 में 255 में से 204 घटाएंगे तो बचेगा 51। चलिए अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है, यानी कि चरण 3 जाएगा, चरण 3। तो चरण 3 में मेरा हो जाएगा ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो इन दोनों में कहेगा कि 102 बड़ा है, तो 102 हो जाएगा A का मान और 51 हो जाएगा B का मान। तो 51 दूनी तो 102, 51 दूनी कितना होता है 102, शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो फाइनली मेरा शेषफल 0 आ गया, इसको यहीं पर हम क्या कर देंगे रोक देंगे, ठीक ना। चलिए अब लिखेंगे अतः अंतिम शेषफल 0 व भाजक 51 है। अतः HCF ऑफ 867, 255 बराबर क्या हो जाएगा 51। देखिए या तो 0 वाला का जस्ट ऊपर वाला लिख लो आंसर, या तो अंतिम भाजक, क्योंकि 102 में अंतिम बार भाग किसे लगाएगा 51 से, तो हो गया हमारा 51, या तो 0 को ऊपर वाला देख लो, यही मेरा क्या हो गया आंसर। मेरे प्यारे बच्चों शायद आप लोग यूक्लिड विभाजन परिमेय का ये तीनों क्वेश्चन शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वीडियो को कृपया करके फुल वॉच करिएगा, क्योंकि इससे बेहतर आप लोग यूट्यूब में कोई समझाएगा नहीं, ठीक ना। डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी इतना मस्त पढ़ाते हैं बच्चों कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। देखिए कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। देखिए बच्चों लॉजिक है 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इस रूप में हमको दिखाना है, इस रूप में हमको दिखाना है। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। चलिए देखिए लॉजिक क्या है, हमको एक फार्मूला पता है। कौन फार्मूला, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है कि A बराबर BQ + R। देखिए दोस्तों
बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, यानी क्यू का मान कितना है 6, क्यू का मान कितना है 6, यानी कि यहाँ पर बी का मान कितना हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, यानी बी का मान कितना है दोस्तों, बी का मान 6। तुलना करेंगे तो बी का मान कितना आ रहा है 6, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है जो b से बड़ा होगा, जो b से बड़ा होगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये 6q प्लस 1 के रूप में है। ये ऐसे होता है ना कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि 6 से बड़ा होगा a का मान, क्योंकि a हम मान लिए कि a माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये वाला a। दोस्तों ये a क्या है, भाज्य है, और b क्या है, भाजक है। तो भाजक का मान कितना है 6, सवाल में दिया ना 6q, भाजक का मान 6 है। दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान पर रखिएगा आप लोग कि भाजक से भाज्य हमेशा बड़ा होता है, भाजक से भाज्य हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि 6 से ये जो a है हमेशा बड़ा होगा। इस बात को आप लोग ध्यान से सोचिए, दिमाग में जोड़ डालिए, यानी कि भाजक का मान 6 है तो a भाज्य है, तो सिंपल सा बात है कि a का मान b से क्या होगा, बड़ा होगा। वही बात लिखे हैं हम कि माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो b से बड़ा होगा, क्योंकि भाजक से भाज्य हमेशा बड़ा होता है। ठीक, चलिए अर्थात लिखेंगे, अर्थात b बराबर क्या हो जाएगा 6, b बराबर हमारा कितना है 6 है। जब b बराबर दोस्तों 6 हो जाएगा तो जो मेरा शेषफल है तो लिखेंगे अतः शेषफल r बराबर या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, 6 नहीं होगा दोस्तों, ठीक ना। देखिए जब मेरा भाजक जो मेरा 6 हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा भाजक 6 है, मान के चलिए 15 है। देखो 6 दूनी 12, कितना शेषफल बचेगा 3, 6 दूनी 12, शेषफल कितना बचेगा 3, यानी कि जब भाजक 6 है दोस्तों तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा, या तो 0, या तो 1, या तो 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा कभी, 6 आएगा, 6 अगर आ गया तो 6 कम 6 कट के 0 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जब भाजक मेरा 6 है तो शेषफल का कंडीशन 5 ही को बनेगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। 0 कब आएगा, 0 तब आएगा जिसे 18 ही रहेगा। तो 36 18, 36 18 तो कितना आ गया 0, कितना आ गया 0, तो 0 हो सकता है। 1 कब आएगा, इसको कर दो 19, तो 36 18 कितना शेषफल 1, यानी कि किसी भी कंडीशन में कोई भी नंबर ले लो यहाँ पर, जब भाजक 6 होगा दोस्तों तो शेषफल का कंडीशन 5 ही होगा, या तो 0, या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कभी नहीं होगा। 6 होगा तो फिर एक बार में कटकर शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर रिपीट करने लगेगा यहाँ से, फिर क्या करेगा रिपीट करेगा। चलिए दोस्तों आप लोग को समझाने में बहुत ही एनर्जी लॉस होता है। अब देखिए बारी बारी से अब हम r का मान क्या करेंगे, हम रखेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय से, तो क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब लिखेंगे केस 1 यानी कि चरण 1, लिखेंगे जब r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर। चलिए तो r बराबर 0 रखिए, r बराबर 0 रखिए, तो लॉजिक क्या है मेरा 6q प्लस आर, 6q प्लस आर, यही है ना 6q प्लस आर। तो चलिए जब r बराबर 0 रखने पर तो लिखेंगे यहाँ से कि 6q प्लस आर, 6q प्लस आर। देखिए ये हो जाएगा मेरा 6q प्लस आर का मान कितना रखना है 0, ठीक ना। अरे यूक्लिड a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर 6q, b की जगह कितना है 6q प्लस आर, r का मान कितना रखना है 0, तो ये मेरा आ जाएगा 6q प्लस 0 आ जाएगा बराबर 6q। इसको लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है। देखिए यहाँ पर q कोई पूर्णांक है, q क्या है कोई पूर्णांक है, और 6 भी पूर्णांक है,
दोस्तों अगर Q का मान हम 1 लिखेंगे, देखिए 6 क्या है, 6 है सम संख्या, 6 क्या है सम संख्या। अगर सम संख्या में किसी भी पूर्णांक से हम गुणा करेंगे तो पूरी संख्या सम संख्या बन जाती है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर एक बात लिखना पड़ेगा, लिखेंगे चूँकि 6 एक लिखेंगे चूँकि Q एक पूर्णांक है जिसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है। ठीक है, 6Q 6 और Q का मान अगर हम 1 लेंगे दोस्तों 6 एकम 6, Q का मान अगर हम 2 लेंगे दोस्तों तो 6 दूनी 12, Q का मान अगर हम 3 लेंगे दोस्तों तो 6 3 18। देखिए जितना मान ले रहे हैं अलग अलग पूर्णांक 1 2 3 हमेशा क्या मिल रहा है, सम संख्या। क्या मिल रहा है, सम संख्या। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों ये 6Q मेरा कौन सी संख्या है, सम संख्या है। देखो Q एक पूर्णांक है, लिखेंगे जहाँ Q एक पूर्णांक है जिसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है। यानी कह सकते हैं कि 6Q एक मेरा सम संख्या है। यहाँ तक आप लोग को बात शायद समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लिखेंगे केस 2 जब r बराबर 1 रखने पर। तो रखिए फार्मूला क्या होता है, a बराबर BQ प्लस r। सॉरी, देखिए ये a बराबर BQ प्लस r। देखिए b के जगह कितना है मेरा 6, b के जगह कितना है 6 और q और प्लस r का मान कितना रखना है 1, r का मान 1। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 6Q क्या है, तो अभी ना बताएं कि 6Q मेरा सम संख्या है, 6Q क्या है सम संख्या है और 1 क्या है विषम संख्या। दोस्तों अगर सम, ये तो हो गया मेरा सम संख्या, ये क्या हो गया सम संख्या, एक है मेरा विषम संख्या। अगर सम संख्या विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा मिलेगा विषम संख्या। क्या मिलेगा, विषम संख्या। ये आप लोग को पता होगा, 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं आप लोग, कि सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलता है, विषम संख्या। ठीक, तो इसको लिखेंगे समीकरण 2। ठीक, इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं, ठीक ना, ये समझाने के लिए आप लोग को लिखे थे। अब लिखेंगे केस 3 जब r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर। तो चलिए 2 रख रहे हैं हम यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ से a बराबर 6Q प्लस r। ठीक ना, a बराबर BQ प्लस r। तो b का मान कितना है किताब में, तो 6 दिया है, तो 6Q और r का मान कितना रखना है 2। देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 6Q क्या है, तो 6Q कहेगा गुरुजी सम संख्या है। क्या है, सम संख्या। और 2 भी क्या है, सम संख्या। सम और प्लस सम हमेशा क्या होता है, सम। तो हमें सम नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए विषम ना। किताब में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये विषम पूर्णांक है, तो हमें इसको दे दें समीकरण 3। ठीक, इसको हटा रहे हैं। अब देखिए अब केस 4 जब r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर, तो फार्मूला लगा दो, a बराबर BQ प्लस r। यानी कि b के जगह 6 है, q और r का मान रखना है 3। देखिए दोस्तों 6Q मेरा है सम संख्या और 3 है विषम संख्या। सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम संख्या। तो ये मेरा हो जाएगा समीकरण 4, क्योंकि हमें विषम का ही जरूरत है। किसका जरूरत है, विषम का ही। अब आ जाएंगे केस 5 में। ठीक दोस्तों इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इस चीज़ को हम मिटा रहे हैं। अब केस 5 में लिखेंगे जब r बराबर 4 रखने पर। तो चलिए रखिए a बराबर 6Q यानी कि BQ प्लस r। यानी b का मान 6 है, q और r का मान रखना है कितना 4। देखिए दोस्तों ये मेरा 6Q सम संख्या है। 6Q क्या है, सम संख्या। और 4 भी मेरा सम संख्या है, तो सम और प्लस सम तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा। हमें सम का काम नहीं, हमें किसका काम है, विषम संख्या का। ठीक, तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक ना, इस चीज़ को ऊपर से मिटा रहे हैं दोस्तों, शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब लिखेंगे केस 6 जब r बराबर 5 रखने पर, तो चलिए रखिए a बराबर BQ प्लस r। b का मान 6 है, q और r का मान कितना रखना है 5। देखिए 6Q मेरा सम संख्या, 6Q सम संख्या। अभी नहीं ये बताएं 6Q सम संख्या और 5 क्या है विषम संख्या। तो सम और प्लस विषम मेरा क्या मिलेगा, विषम।
तो हमें विषम का ही काम है, समीकरण 6। चलिए 5 केस हम रख दिए हैं, आर का जो 5 केस है 5 तक वो हम क्या कर दिए, रख दिए। दोस्तों अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ये चाहिए, एक ये चाहिए, और एक ये चाहिए, और एक ये चाहिए। यही ना किताब में है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो लिखेंगे अतः 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 समीकरण समीकरण 2 के बाद कौन है, 4 तथा समीकरण 6 से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब जाकर यहाँ से मेरा आंसर कंप्लीट हुआ। इस तरह से एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा एक एक स्टेप एक एक करके, तो फुल मार्क्स मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए। बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हम कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों मार्च करना है। तो उन स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा जिसमें मार्च कर सकते हैं। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इस क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, हाँ, जो अभी बात करें अधिकतम का, किसका, अधिकतम का, तो निकाल दो आँख मूंद के HCF। आज जब भी बात करेंगे न्यूनतम का, कम से कम, तो निकाल दो LCM। ठीक, 616 सदस्य वाली एक टीम है, 32 सदस्यों वाली टीम बनाना है। ठीक ना, 32 सदस्य, 616 को टोटल टीम है, मतलब कि सदस्य है आर्मी की, और 32 क्या बनानी है, 32 सदस्य वाली आर्मी के पीछे माइंड मार्च करना है। तो कह रहा है कि ऐसा कितने टुकड़ी बनेगी, यानी कैसा, ऐसा कितना सेना का टुकड़ा बनेगा जिससे कि मार्च हो सके। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है, अधिकतम की बात कर रहा है तो निकाल दो HCF, यानी कि 616 और इसमें 32 से क्या निकाल दो, HCF। अधिकतम कह रहा है ना, अधिकतम के लिए HCF निकाला जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले निकालेंगे हम यूक्लिड विभाजन ही परिमेय से, यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो क्या होता है, A = BQ + R। देखिए इसमें कौन बड़ा है, तो 616 ना, तो केस 1 लिख लो या चरण 1 लिख लो, यानी कि 616 32 ले भाग लाएंगे, कितने बार में जाएगा, तो जाएगा 19 बार में। कितना बार में, 19 बार में। हाँ, 32 का पढ़ा 19 बार पढ़ेगा दोस्तों, तो होता है 608। कितना होता है, 608। 8 है तो 8 से 16 बचेगा, क्योंकि 616 है। चलिए अब केस 2 में देखिए इन दोनों को लेंगे, तो ये बड़ा है तो ये हो जाएगा भाज्य, और ये छोटा हो तो हो जाएगा भाजक। तो और चौका 32 + 0 हो जाएगा शेषफल। ठीक, यानी कि फाइनली क्या हो गया, कट गया। तो लिखेंगे अतः HCF ऑफ 616, 32 कितना आ गया, 8। यानी कि जो मेरा दोस्तों, तो फाइनली जो टुकड़ी बनेगी सेना की, कितना टुकड़ी बनेगी, यानी कि लिखेंगे टुकड़ी की संख्या जो होगी 8, यानी कि 8 स्तंभों में सेना की टुकड़ी मार्च कर सकती है। ऐसा 8 गो स्तंभ बनेगा जिसमें सेना की टुकड़ी मार्च करेंगे, यानी कि परेड करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।